हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 30/3/2016 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए मैथ के सारे सवालों पे। इससे पहले 7 पार्ट तक हो चुका है जिसमें हम लोग 192 नंबर सवाल तक देख चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 193 नंबर का सवाल। तो 193 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है, इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है। बोला योगफल ज्ञात करिए। एलसीएम दिया है, अनुपात दिया है, योगफल पूछा है। गौर करिए जरा सा। मान लेते हैं वो दोनों संख्या ये दोनों है और ये दोनों का एलसीएम हम लोगों को दिया है 78 और ये दोनों संख्याओं का रेशियो दिया है हम लोगों को, जरा सा गौर करिएगा, 2:3 दिया है। याद रखिएगा सर, जब ये संख्या में दोनों का एलसीएम है तो अनुपात में भी दोनों का एलसीएम ही निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। ये अनुपात में दोनों का एलसीएम है, ये संख्या में दोनों का एलसीएम है, दोनों को बराबर करेंगे। अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 13। तो यहां से जब अनुपात 1 का वैल्यू 13 तो अनुपात 3 का वैल्यू 39 हो जाएगा। अनुपात 2 का वैल्यू 26 हो जाएगा। बोला दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 26 + 39 करेंगे तो योग निकलेगा। योग करिएगा, 9 6 15 3 2 5 1 6। योग कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, आगे बढ़ जाए 194 नंबर का सवाल। बोला है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चलती है, 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई टोटल दूरी कितना होगा? दूरी पूछा है, चाल दिया है, समय दिया है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। जैसा गौर करिएगा, यहाँ पर 194 नंबर का सवाल दिया है हम लोगों को। चाल दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। जैसा गौर करिए, ये हम लोगों को दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर। इसको थोड़ा मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं हम लोग। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 5/18 से गुना करते हैं। अब ये मीटर पर सेकेंड में आ चुका है, ये काटिएगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और देखिए चाल दिया हम लोगों को, समय दिया है कितना? 15 सेकेंड दिया है। यहां से देखिए 15 सेकेंड कर दिए। दूरी पूछा था, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। तो यहां से हम लोग चाल दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और समय दिया है 15, दोनों को गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 195 नंबर का। बोला है एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 यूनिट है, क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 यूनिट दिया है, बोला क्षेत्रफल क्या होगा? और समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका चारों भुजा बराबर हो। जैसा गौर करिएगा, यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है, इसका चारों भुजा, तीनों भुजा सर 4-4 यूनिट का है। बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जानते होइएगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहां से गौर करिएगा, यहां हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 4 कटेगा तो आंसर हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ यूनिट नहीं लगाया तो हम लोग बोल सकते हैं वर्ग यूनिट। वर्ग यूनिट आंसर हो जाएगा। जब कोई यूनिट नहीं लगाएगा, जैसे मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाता, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कोई यूनिट नहीं लगाया तो वर्ग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 196 नंबर का। ये 196 नंबर का सवाल थोड़ा भाषाई मिस्टेक है, तो हम लोग आगे 197 नंबर के सवाल पे बढ़ जाते हैं। 197 नंबर का सवाल सुनिएगा। x² + 17x + 72 बराबर 0 दिया है। बोला x का वैल्यू कितना होगा? हम लोगों को क्या दिया है सर? x² + 17x + 72 बराबर 0 दिया है। बोला बताइए x बराबर कितना होगा? तो ये देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 9 8 72 होता है, 9 8 17 होता है। तो x² + 9x + 8x + 72 बराबर हो जाएगा 0। यहां से x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर x + 9 और यहां से आप 8 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x + 9 बराबर हो जाएगा 0। x + 9 दोनों जगह से कॉमन आएगा तो x + 9 इंटू हो जाएगा x + 8 बराबर हो जाएगा 0। देखिए ये दोनों अलग अलग बराबर में 0 होगा, यानी x + 9 बराबर भी 0 होगा, यानी x बराबर -9 भी हो सकता है। और x + 8 बराबर भी 0 होगा, यानी x बराबर -8 भी हो सकता है। आंसर हो जाएगा -9 और -8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। अगला 198 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है कि दादा क्या उम्र पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादे और पौधे की संभावित कुल उम्र का समर्थन करती है? दादा का उम्र पोते की उम्र का 5 गुना है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा उम्र दादा और पोते के कुल उम्र का समर्थन करती है? जैसा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए 198 नंबर का सवाल। बोला है दादा जो है
पोते से 5 गुना बड़ा है, दादा पोता से 5 गुना बड़ा है, पोता 1 है तो ये 5 है, इसका 5 गुना है ये। देखिए दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा था कि कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन करती है, कुल उम्र का समर्थन करती है, ऐसा कौन सा संख्या है। तो जिस संख्या को ये अनुपातिक योग काटेगा उसको समर्थन करेगा, और जिस संख्या को अनुपातिक योग नहीं काटेगा उसको समर्थन नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए सर 50 है, तो 50 को ये अनुपात 6 नहीं काट रहा पूर्णतः, तो बोला किसका समर्थन नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 199 नंबर का। बोला 3 बार ग्रस्त राज्यों में एबीसी को 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता 1/3, 1/4, 1/4 के अनुपात में दी जानी है, तो सी को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो जरा सा गौर करिएगा सर, यहाँ पे 199 नंबर के सवाल में बोला है कि तीन बार ग्रस्त राज्य कौन कौन है, ए बी सी है, ये तीनों राज्य मिलाकर 376 करोड़ रुपया बांटना है। कितना बांटना है, टोटल 376 करोड़ रुपया बांटना है, यानी तीनों राज्य मिलाकर टोटल 376 बांटेगा। किस अनुपात में, 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में, 1/3, 1/4 और 1/5 के रेशियो में बांटेगा। इन रेशियो को थोड़ा सा हम लोग सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसे किया जाता है, एलसीएम तरीके से। 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, तो 3 20 दिया 60, 20 एकम 20 हो जाएगा। और देखिए 4 12 पंचे 60, सॉरी 15 चौका 60, 15 एकम 15 हो जाएगा, और 5 12 है 60, 12 एकम 12 हो जाएगा। यानी हम लोगों को पता चल गया कि राज्य ए में 20 यूनिट रुपया बटा है, और राज्य बी में 15 यूनिट रुपया बटा है, राज्य सी में 12 यूनिट रुपया बटा है। यानी तीनों राज्य मिलाकर टोटल कितना बटा है, जोड़िएगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 27, 27 20 हो जाएगा 47, यानी टोटल 47 बटा है। ठीक है ना सर, यानी बोला है कि बताइए कि राज्य सी को टोटल कितना धन मिला है, तो राज्य सी को 12 मिला है, टोटल कितना 47 में 12 मिला है, तो 376 में कितना मिला होगा, गुना 376 करोड़ हो जाएगा। इसको जब इससे कटवाइएगा तो देखिए यहाँ पे 10 मरतबे तो नहीं लगेगा, 9 7 63, 8 7 56, देखिए 8 मरतबे काटेगा तो ये आंसर हो जाएगा 96 करोड़ रुपया। वही बोला कि राज्य सी में टोटल कितना रुपया बटा है, तो 96 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 200 नंबर का। बोला कोस माइनस 780 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर 200 नंबर का सवाल है, कोस माइनस 780 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पे कॉस, जब भी 360 डिग्री से बड़ा कोई मान पूछे तो 360 डिग्री से भागा देके जो शेष बचेगा उसके जगह लिख दीजिएगा। जब 360 से इसमें भागा दीजिएगा तो शेष बचेगा 360 दूना 720 होता है, तो शेषफल बचेगा 60। तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉस माइनस 60 डिग्री। कोस माइनस 60 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और ये इसका फॉर्मूला जानते हुएगा, कॉस 0 डिग्री माइनस 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1/2। ठीक है, 201 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है कि 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम के 2 गुने काम को कितने दिनों में कर देगा। देखिए ऐसे सवाल जब भी आएंगे कि 30 पुरुष इतने दिनों में करता है, इससे 2 गुने काम को इतना व्यक्ति कितना दिनों में करेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, MDH फॉर्मूला, M1D1H1 बटे W1 बराबर होता है M2D2H2 बटा होता है W2। M क्या है, जो मैन की संख्या दिया रहेगा, D क्या है, पहला जो समय दिया रहेगा वो यहां लिखना है, D मतलब दिन, H मतलब आवर, W मतलब वर्क। और दूसरा जो हम लोगों को मैन का संख्या दिया रहेगा M2 की जगह रखना है, दूसरा जो दिन दिया रहेगा D2 की जगह रखना है, दूसरा जो आवर दिया रहेगा H2 की जगह रखना है, और दूसरा कोई भी वर्क पूछा जाए तो W2 की जगह रखना है। यहाँ पर क्या बोला है सर हम लोगों से, बोला है 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में करते हैं। 30 पुरुष, तो मेन की जगह 30 पुरुष एक काम को, वर्क एक काम को 80 दिनों में करता है, तो डी की जगह 80 दिन रखेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा, आवर नहीं दिया तो उधर भी नहीं पूछेगा, चिंता नहीं करना है। आगे पूछा हम लोगों से 20 पुरुष दुगुना काम को, तो दूसरा मेन की संख्या दिया है 20 पुरुष, इससे दुगुना काम को, इसका दुगुना 2 होता है, दुगुना काम को कितने दिनों में करेगा तो नहीं मालूम है आप लोगों को, हमने मान लिया x दिनों में कर देगा। तो जैसा गौर करिए, यहां से काटिएगा 10 मरतबे, ये 0 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 240 दिन। यानी अगर उससे दुगुना काम को 20 आदमी करे तो 240 दिन लग जाएगा। ठीक है,
2 नंबर का सवाल बोला 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का रेंज, बहुलक और माध्यिका। रेंज भी पूछा है, बहुलक भी पूछा है और माध्यिका भी पूछा है। पहले तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो भी संख्या हम लोगों को दिया गया है उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो आइए सजाते हैं हम लोग, जरा सा गौर करिएगा। 202 नंबर का सवाल है। यहाँ पे पहला दिया है आपको 12, फिर दिया है देखिए 13 3 बार आया है, तो 13 को हमने 3 बार लिखा। फिर देखिए 14 आया है, फिर 15 आया है, फिर देखिए 16 आया है, फिर 18 आया है और फिर 21 आया है। अब हम लोगों से पहला क्या पूछा? पहला तो पूछा कि बताइए रेंज क्या होगा। रेंज जानते हैं ना आप लोग निकालना। रेंज कैसे निकलता है? जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या घटा दीजिएगा तो रेंज निकल जाएगा। यानी 21 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो 9। रेंज कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे पूछा है बहुलक। बहुलक किसको बोलते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आया हो बहुलक कहलाता है। अब देखिए 12 एक ही बार आया, 13 3 बार आया, 14 एक बार, 15 एक बार, 16 एक बार, 18 एक बार, 21 एक बार। सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 13 का ना। यानी बहुलक क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुलक हो जाएगा आपका 13, आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे माध्यिका भी पूछा है, तो माध्यिका जरा सा गौर करिएगा। माध्यिका कैसे निकलता है? हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कितना टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 + 1 बटा 2 करिएगा तो इतनमा पद माध्यिका कहलाएगा। 9 + 1 बटे 2 10 बटे 2 यानी कितना? 5वां पद। तो 5वां पद कौन है? देखिए तो 1 2 3 4 5, 5वां पद पे कौन है? 14 है। यानी माध्यिका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना? आगे बन जाता है। बोला है वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। बोला यदि बिंदु P A पर स्थित है और बिंदु Q B पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो PQ के अधिकतम लंबाई कितना होगा? जैसा गौर करिएगा तो सवाल क्या बोला है हम लोगों से 203 नंबर में? बोला 2 वृत्त है, दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है और दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले तो दोनों वृत्त को एक दूसरे को स्पर्श करवा देते हैं हम लोग। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पर ये दोनों वृत्तों को हमने स्पर्श करा दिया। इसका भी त्रिज्या 4 यूनिट है और इसका भी त्रिज्या जो है आपको 4 यूनिट है। बोला है ये ए वृत्त है और ये वृत्त बी है। बोला ए वृत्त पर एक बिंदु P है, तो कहीं भी हो सकता है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है। और बी वृत्त पर एक बिंदु Q कहीं भी। तो बोला P और Q की अधिकतम दूरी कितना होगा? कब हो सकता है सर P और Q की अधिकतम दूरी? जब P यहां पर हो और Q यहां पर हो तभी ना अधिकतम दूरी हो सकता है। नहीं तो Q तो होने को तो यहां भी हो सकता है लेकिन वो थोड़ा सा कम दूरी हो जाएगा। बोला P और Q का अधिकतम दूरी कब होगा? जब P यहां हो, Q यहां हो। तो देखिए ये त्रिज्या 8 है, फिर त्रिज्या से परिधि तक को मिलाएंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और यहां से यहां तक को मिलाएंगे ये भी 4 हो जाएगा। तो टोटल अधिकतम मैक्सिमम दूरी कितना हो सकता है? 4 चौके 16, यानी PQ की मैक्सिमम दूरी बराबर हो जाएगा 16 मीटर, यानी 16 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा। बोला है 4 8 7 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? देखिए सर हम लोगों को सवाल क्या दिया है 204 में? बोला है 4 8 7 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चतुर्थानुपाती बराबर होता है B गुना C बट्टा A होता है। A B C है ये, यानी 8 गुना 7 बट्टे 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी चतुर्था अनुपाती हो जाएगा 7 दूनी 14। आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो सुनिएगा, एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति कितना होगा? जैसा गौर करिएगा। सबसे पहले सर हम लोग धारा की गति और आदमी की गति मान लेते हैं। जैसा गौर करिएगा 205 नंबर में यहाँ पे धारा की गति को हम लोगों ने x मान लिया, धारा की गति को हम लोगों ने x मान लिया और ये आदमी की गति को हम लोगों ने y माना।
अब क्वेश्चन क्या बोला है हम लोगों से कि धारा की दिशा में जाता है तो 21 किलोमीटर पर आवर के चाल से। आप जरा सा सोचिए, नदी का धारा इधर बह रहा है और आप भी इधर तैर रहे हैं, तो आप जो इधर जाइएगा तो आपका और ये आदमी का चाल जुट के जा रहा होगा। यानी बोला धारा के दिशा में जाता है तो 21 किलोमीटर पर आवर, यानी 21 किलोमीटर पर आवर दोनों का चालों का योग है। यानी x प्लस वाई बराबर हम लोगों को दिया है 21, जिसमें बोला था कि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। यानी x का वैल्यू हम लोगों को 4 दिया था, 4 रख देंगे तो y बराबर निकल जाएगा 17 किलोमीटर प्रति आवर। ये धारा की माइनस होगा। हम लोगों से पूछा अगर वही नाव धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो किस चाल से आएगा। याद रखिएगा सर, जब धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो दोनों के चालों का अंतर हो जाएगा। यानी धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा, दोनों का चाल, एक का चाल कितना निकला 17, दूसरा का चाल धारा का चाल कितना था 4, दोनों का अंतर कर देंगे तो धारा के विपरीत दिशा में क्या चाल होगा 13 किलोमीटर प्रति आवर आंसर हो जाएगा। 206 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला 3 जींस पतलून 1000 रुपया में बेची गई, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त दी गई। बोला है कुल छूट का कुल प्रतिशत कितना। देखिए जब भी प्रतिशत पूछता है मतलब 100 में कितना, 100 में कितना, जैसा गौर करिएगा यहां रुपया का कोई यूज नहीं है। बोला 3 जींस खरीदा तो एक जींस छूट में मिला, यानी एक जींस छूट मिला है 3 जींस खरीदने पर, इसलिए 100 में कितना, तो 100 में कितना हो जाएगा आपको 33.33% हो जाएगा आंसर। यहां रुपया का कोई यूज नहीं है सर। बोला है यहां पर 3 जींस पतलून बेची गई, 1000 में बेची गई, इसमें इस सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त दी गई, एक पतलून मुफ्त दी गई 3 पर, इसलिए 100 में कितना, तो 100 में कितना हो जाएगा 33. अगला सवाल सुनिएगा। बोला है 12, 18, 21, 28 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। सवाल सुनिएगा जरा सा 207 नंबर का। बोला है 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालना जानते हैं, दूध पीता बच्चा भी जानता होगा इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम हो जाएगा आपको 252 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल सुनिएगा 208 नंबर का सवाल। बोला है यदि दो रेखाएं समीकरण y बराबर x प्लस 22 और y बराबर 2x प्लस 10 हो तो y का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहां पर हम लोगों को 208 नंबर के सवाल में क्या पूछा है, y बराबर दिया हम लोगों को x प्लस 22 दिया है और देखिए इधर y बराबर दिया है 2x प्लस 10 दिया है। दोनों का LHS बराबर है ना, तो LHS के बराबर हो जाएगा। यहां हो जाएगा x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 10 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 12, ये उधर जाएगा, x बराबर हो गया 12। हम लोगों से पूछा था बताइए y का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ 12 रखिएगा और 12 इसको जोड़िएगा तो y बराबर हो जाएगा आपका 34 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 209 नंबर का। बोला टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा। जैसा गौर करिएगा यहाँ पे 209 नंबर का सवाल क्या पूछा है हम लोगों से, टेन थीटा बराबर दिया है 5/12 दिया है और हम लोगों से पूछा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस है टेन थीटा इंटू गुना कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। जैसा गौर करिएगा तो कर्ण बराबर क्या होता है जानते हैं ना, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर, दोनों को जोड़िएगा तो 144 प्लस 25 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हम लोगों को 12 और कर्ण कितना दिया हम लोगों को 13, यहां से निकल गया। प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी 5 बटे लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे 13 हो जाएगा गुना टेन थीटा कॉट थीटा कट के 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो प्लस। यहां देखिए जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा 13 और ऊपर में 12 5 17 हो जाएगा प्लस 1, इसको जोड़िएगा तो 30/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 210 नंबर का। बोला है 12, 11, 18, 28, 19, 13, 19, 18 इन अंकों का रेंज कितना होगा। रेंज मतलब जो सबसे बड़ी संख्या और जो सबसे छोटी संख्या दोनों का अंतर ही रेंज निकलता है।
तो जैसा गौर करिएगा यहाँ 210 नंबर का सवाल, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 28 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 11 दिया है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाता है 17। तो ये रेंज कितना हो जाएगा यहाँ पर 211 नंबर का। बोला है 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अर्जित लाभ 10% हुआ है, तो x का मान कितना होगा। देखिए 211 नंबर का सवाल, 211 नंबर का सवाल बोला है 55 वस्तु का क्रय मूल्य, 55 वस्तु का क्रय मूल्य जो है x वस्तु के का विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। और ये क्वेश्चन हम लोगों से बोला है कि 10% का लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ है 10% का लाभ हुआ है। यहां पर एक बात गौर करिएगा सर, अभी तक हम लोग जो काम करते हैं वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपया के रूप में दर्शाया होता है, मतलब 5 रुपया में खरीदे 10 रुपया में बेचे तो हमको 5 रुपये का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर ये भाव का केस है, वो अमाउंट का केस होता है। जब लाभ और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपया के रूप में दर्शाया होता है तो उसको अमाउंट का केस कहते हैं, और ये भाव का केस है, क्योंकि क्रय मूल्य वस्तु के रूप में दर्शाया और विक्रय मूल्य भी वस्तु के रूप में दर्शाया, तो ये भाव का केस है। और याद रखिएगा ये जो भाव का केस है अमाउंट के केस का उल्टा होता है, यानी वहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा 5 टका में खरीदे 10 टका में बेचे तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, क्यों विक्रय मूल्य ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा, समझ में आ रहा है ना। वहां लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात समझिए सर, ये तो उसका उल्टा होता है, 10% का लाभ हुआ, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य भाव का केस है, विक्रय मूल्य कम होगा, कम होगा तो लाभ कैसे निकालेंगे, कितने वस्तु का लाभ हुआ होगा। यहाँ पे 55 माइनस x करेंगे तो पता चलेगा इतने वस्तु का लाभ हुआ है, यानी यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करिएगा तब लाभ पता चलता है। अब प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा लाभ गुना 100 अब बट्टे हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना था x, ये प्रतिशत लाभ को दर्शा रहा है। और 10% भी क्या दर्शा रहा है, प्रतिशत लाभ को ही दर्शा रहा है। 55 माइनस x गुना 100 बटे x, ये देखिए प्रतिशत प्रतिशत कर जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, यानी वही बोला था कि बताइए कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। याद रखिएगा ये जो भाव का केस है अमाउंट के केस का उल्टा होता है, वहां विक्रय मूल्य ज्यादा 5 टका में खरीदे 10 टका में बेचे तो लाभ, लेकिन यहाँ पर 5 टका में खरीदे 10 टका में बेचे तो हानि हो जाएगा, यानी 2 टका 2 वस्तु बेचिएगा तो आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल सुनिएगा 212 नंबर का। बोला f के पास नोटों की निश्चित संख्या का मूल्य वर्ग 9 गुना 1, 5 गुना 5, 6 गुना 10, 7 गुना 20, 8 गुना 50, 9 गुना 100 है, तो आपके पास कुल कितना है। जैसा गौर करिएगा कुल रुपया तो सबको जोड़ दीजिए ना, 9 गुना 1 प्लस 5 गुना 5, यानी 1 रुपया वाला 9 को सिक्का है तो 9 रुपया हो गया, 5 रुपया वाला 5 को सिक्का है तो 25 रुपया हो गया, और 10 रुपया वाला 6 को है तो 60 रुपया ये हो गया, यानी 7 गुना 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 गुना 50 हो जाएगा, प्लस देखिए 9 गुना 100 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 1534 रुपया, यानी आपके पास टोटल कितना रुपया है 1534 रुपया। आगे बढ़िएगा। बोला है 213 नंबर में, बोला निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, जैसे एक एग्जांपल देते हैं 5 4 3 2, ये घटते क्रम में है, मतलब बस सबसे बड़ा पहले उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा उसके बाद, यानी सबसे छोटा वाला को लास्ट में रखना होता है। अब दो भिन्न में बड़ा छोटा का पहचान कैसे करते हैं, जैसे 2/7 आप इसको छोड़ देते हैं, 2/7 और 5/9, ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, 9 दूना 18, 7 5 35, 18 और 35 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाला भिन्न बड़ा है, ये वाला भिन्न छोटा है। अब देखिए ना बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा अवरोही मतलब घटते क्रम में है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग 213 नंबर में, पहला ऑप्शन देखिए सर क्या दिया हम लोगों को 2/3, फिर दिया है 3/4, आगे दिया है 4/5, आगे दिया है 1/2। तो देखते हैं क्या ये घटते क्रम में है क्या, तो यहाँ देखिए 4 दूना 8, 3 तिया 9 ना, ये तो थोड़ा इससे बढ़ गया ये वाला, तो ये घटते क्रम में तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा हम लोगों का। अगला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, अगला ऑप्शन है 3/4, आगे है आपका 4/5 है, आगे देखिए 1/2 दिया है, आगे देखिए 2/3 दिया है। तो देखते हैं ये घटते क्रम में है क्या, तो 5 तिया 15, 4 चौके 16, नहीं ये भी थोड़ा सा बढ़ गया, तो बढ़ते क्रम में हो सकता होगा
तो सी नंबर देखिए ये भी नहीं होगा। सी नंबर में है 4/5 है, आगे देखिए 3/4 है, आगे देखिए 2/3 है, आगे 1/2 है। तो देखते ये घटते क्रम में है। 4 चौका 16, 5 तिया 15। हाँ इससे थोड़ा छोटा है ये, देखते हैं ये वाला इससे छोटा है। तो देखिए सर 3 तिया 9, 4 दूना 8। हाँ ये वाला इससे छोटा है, तो ये देखना चाहते क्या है, ये वाला इससे छोटा है। 2 दूना 4, 3 एकम 3। हाँ ये पूरा क्या है, घटते क्रम में। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 214 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 3 4 5 3 1 का मानक विचलन कितना होगा। जैसा गौर करिएगा, 3 4 5 3 1 का मानक विचलन कितना होगा। मानक विचलन पिछले पार्ट में भी कई बार हो चुका है, चलिए एक बार फिर से बताते हैं। मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसा आपको क्या कर माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है ना आप लोगों को। 3 + 4 + 5 + 3 + 1/5 करेंगे, क्योंकि 5 टर्म है। पांचों का योग बटे 5 कर दिया हमने। 4 3 7 5 12, 12 3 15, 1 16, 16/5 करिएगा तो यहां से आ जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10, 3.2 आ जाएगा। अब देखिए मानक विचलन निकालने का तरीका क्या होता है। मानक विचलन बराबर होता है होल रूट, ये पहला चार मान में से मानक विचलन को माइनस करिए। 3 में से माइनस 3.2 जाएगा तो हो जाएगा 0.2 हो जाएगा दोनों का अंतर, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस। फिर देखिए 4 में से 3.2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 0.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। 5 में से 3.2 घटाइएगा तो 1.8 आएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर 3 में से 3.2 जाएगा तो माइनस 0.2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर 1 में से 1.3 घटाइएगा तो आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए ऊपर में 5 टर्म है, बट्टा 5 कर दीजिएगा। ऊपर में जोड़िएगा तो आपको 8.8 आएगा, लेकिन उसको अप्रोक्स 9 मान लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 9/5। आंसर हो जाएगा 3/√5 आंसर हो जाएगा। ठीक है आंसर हो जाएगा। अगला 215 नंबर का है। बोला 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 माह के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है तो 1 वर्ष में दर कितना होगा। देखिए सर 6 महीने के बाद जो है ना ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो बोला 1 साल का ब्याज बताइए। गौर करिएगा जरा सर, यहाँ पे हम लोगों ने 215 नंबर में मूलधन को, प्रिंसिपल को हम लोगों ने 100 रुपया मान लिया, और देखिए यहाँ रेट दिया था 12%, रेट को हमने 12% माना है, और समय 6 माह के बाद जोड़ा जाता है, तो समय को हम लोगों ने 6 माह यानी 1/2 वर्ष मान लिया। जैसा गौर करिए क्या बोला है क्वेश्चन, मान लीजिए 1 साल का हमको ब्याज पूछा है, 1 वर्ष का, तो 6 माह के बाद यानी 6 माह यहां तक, यहां से लेके यहां तक हुआ 6 माह मतलब 1/2 वर्ष। 6 माह के बाद 6 माह का जो ब्याज बनता है वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो हम ये जानेंगे कि 6 माह का ब्याज कितना होगा। तो जरा सवाल करिएगा, 6 माह का ब्याज हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। 100 गुना 12 गुना 1/2 अब बटा होता है 100, तो मूलधन गुना समय गुना दर, समय 1/2 है ना, तो यहां से जब इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 6 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये जो 6 माह का जो ब्याज बना ना, तो यहाँ पे आप मूलधन में जोड़ देता है, तो मूलधन कितना था 100 था, तो 100 में 6 जोड़ दिया तो 6 ब्याज बना, यहाँ 6 रुपया 100 में जोड़ दिया। अब 106 मूलधन चलेगा अगला 6 माह के लिए, अगला 6 माह के लिए अब 106 पर ब्याज मिलेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं अगला 6 माह का ब्याज कितना। तो जरा सा गौर करिएगा, अगला 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए तो यहां हो जाएगा अगला 6 माह का निकालना, तो अब मूलधन तो 106 है, गुना हो जाएगा रेट तो वही रहेगा 12% गुना समय 1/2, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। इसको हल करिएगा तो 6.36 आएगा, यानी अगला 6 माह का ब्याज आएगा 6.36, यानी टोटल 1 साल का ब्याज कितना होगा 6 रुपया, अगला 6 माह का ब्याज 6.36 रुपया, यानी 1 वर्ष का ब्याज हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हो गया आपके पास 12.36। यानी सुनिएगा सर, 100 रुपया लगाए थे आप 1 साल में आपको 12.36 रुपया लाभ हुआ। 100 पे 12.36 रुपया का ब्याज यानी 12.36% का ब्याज मिला, क्योंकि आपको 100 में 30 मार्क आता है तो बोलते हैं 30% मार्क आया। जब 100 रुपया लगाने से 1 साल में 12.36 रुपये का ब्याज मिला, मतलब 12.36% का ब्याज मिला। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला है 216 नंबर का। बोला है इसमें जेड का वैल्यू बताइए। तो जरा सा फिगर देखिएगा आप 216 नंबर में, यहां देखिए हम लोगों को इस प्रकार से फिगर दिया है, यहां देखिए और ये है,
ये हम लोगों को दिया है 35 डिग्री और ये हम लोगों को दिया है 82 डिग्री और ये देखिए हम लोगों को जेड दिया है। और आप देखिए जरा सा, यहाँ पर ये जब 82 है, ये 82 है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 82 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटता है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आमने सामने बराबर होता है। देखिए यहाँ भी दो सरल रेखा एक दूसरे को काट रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। और ये जानते हुए जब ये जेड है, दो सरल रेखा एक दूसरे को काट रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, यानी 82 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 8 2 10 1 11 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। जब इसको उधर माइनस करिएगा तो जेड बराबर हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ पे बच जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 63 डिग्री आंसर हो जाएगा। वही हम लोगों से जेड का वैल्यू पूछा था। आगे बढ़ जाइएगा 217 नंबर का, बोला एक खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य पर बेच दिए। बोला कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए सर, यहाँ भी जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दर्शाया वो वस्तु के रूप में है, तो ये भाव का केस हो गया। ये भाव का केस अमाउंट के केस का उल्टा होता है, यानी वहां पर जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, जैसे 10 रुपया में खरीदे 15 में बेचे, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ। लेकिन यहाँ पर जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो आपको हानि होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ हानि प्रतिशत निकाले, वहां लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुना 100 क्रय मूल्य करते हैं, जबकि यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुना 100 विक्रय मूल्य करेंगे भाव के केस में। तो जैसा देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये क्या बोला है 217 नंबर का, बोला है 2 दर्जन का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य बराबर है 1.5 दर्जन का विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य भी वस्तु के रूप में दर्शाया है, क्रय मूल्य भी वस्तु के रूप में दर्शाया है। विक्रय मूल्य कम है तो समझ जाइएगा लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ, आधा दर्जन का लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, यहां से जितना लाभ हुआ लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य नहीं करेंगे, क्रय मूल्य अमाउंट के केस में करते हैं, यहां पर विक्रय मूल्य करेंगे। 3/2 हो जाएगा, 2 कटेगा, यानी 33.33% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बोला है 218 नंबर का C-3 का होल क्यूब कितना होगा। 218 नंबर का सवाल सुनिए, C-3 का होल क्यूब कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला जानते हुएगा, A क्यूब होता है माइनस 3A² B होता है प्लस 3B²। B मतलब कितना है सर, A, ये B है तो 3B² गुना A होता है, माइनस होता है B क्यूब। B क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करिएगा तो C क्यूब माइनस हो जाएगा 3 तिया 9 C² प्लस हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 C माइनस हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सवाल सुनिएगा, अगला देखिए 219, 220 और 221, इसके लिए एक इसको पाई चार्ट देना चाहिए था, लेकिन इसमें ये फिगर दिया ही नहीं है बुक में, तो इस सवाल को हम लोग गलत मानते हैं। आ जाते हैं 222 नंबर के सवाल पे। 222 नंबर का सवाल सुनिएगा, बोला ए और बी एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। जरा गौर करिएगा, ए और बी कितना दिन में कर देता है सर, दोनों मिलकर 6 दिन में कर देता है। और बोला ए उसी काम को 12 दिन में कर देता है, तो बी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए पहले तो ये दोनों डेयों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाता है, दोनों का एलसीएम होता है 6 और 12 का 12। ये टोटल काम को दर्शाता है, यानी टोटल वर्क को दर्शाता है। ये ए प्लस बी दोनों मिलके बोलता है कि पूरा काम हम 6 दिन में कर देंगे। जब दोनों मिलके पूरा काम 6 दिन में करता है, 12 काम 6 दिन में, तो एक दिन में 2 काम करता होगा दोनों मिलके। और ए बोलता है पूरा काम हम 12 दिन में करेंगे। पूरा काम, पूरा यानी 12 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, ये एक काम करता होगा। तो देखिए दोनों मिलके एक दिन में 2 ईंटा उठाता है, ये एक दिन में 1 ईंटा उठाता है, तो बी एक दिन में कितना करता होगा, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा। ये दोनों मिलके 2 रोटी खा लेता है, ये अकेला एक दिन में 1 रोटी खाता होगा, तो बी 2 - 1 बराबर 1 रोटी खाता होगा। जब बी एक दिन में 1 रोटी खाता है, तो पूरा 12 रोटी खाने में कितना दिन लगेगा, 12/1 यानी 12 दिन, यानी पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 12/1 बराबर 12 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।